साथियों नमस्कार, आप सभी का इंग्लिश कैंपस पर स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम एक सवाल पे बात करेंगे जो अक्सर हायर एजुकेशन से जुड़े बच्चों द्वारा पूछा जाता है। जो भी यूजीसी नेट वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, सेट की तैयारी कर रहे हैं, जिनका हो चुका है या जो पीएचडी स्कॉलर्स हैं, वो अक्सर इसमें पूछते रहते हैं कि जो एपी अथवा असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज आती हैं या सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जो नियुक्त होते हैं वो किस बेस पे होते हैं? क्या उसके लिए पीएचडी अनिवार्य होती है या नेट बेस पे होते हैं, एमए में कितने परसेंट चाहिए होता है? तो ऐसे प्रश्न अक्सर पूछते हैं। तो मुझे लगता है उस पे बात कर लेनी चाहिए कि क्या पीएचडी अनिवार्य है। तो इसमें संबंध में दो तीन टाइप की बातें हैं। एक तो पीएचडी अनिवार्य नहीं है, ठीक है, ये क्लियर रखिए बात आप। यूजीसी की जो वर्तमान रेगुलेशन है उसके हिसाब से आपकी पीएचडी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अनिवार्य नहीं है। पहले ये अनिवार्यता थी ना, लेकिन अब हटा दी गई है। चाहे वो कॉलेज कैडर की वैकेंसी हो, चाहे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हो, चाहे स्टेट यूनिवर्सिटी हो, हर जगह अब पीएचडी अनिवार्य नहीं है। ठीक, बट ये स्वतंत्रता यूनिवर्सिटियों को दी गई है कि किस हिसाब से वो कार्य करें ना। सबसे पहले मैं बात करूँगा कॉलेज कैडर की वैकेंसीज का। जो अलग अलग कॉलेज कैडर में, अलग अलग स्टेट में एग्जाम के थ्रू जो वैकेंसीज होती है, जैसे एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी, जो हमारी वैकेंसी जिसके माध्यम से हम लोग चयनित हुए, यूपी में है जीडीसी की वैकेंसी आती है, एपी की आती है, हरियाणा हो गई अभी जो वैकेंसी क्लियर हुई, या अन्य जगह जो भी आती है, तो वो पूर्णतः नेट बेस होती है। ठीक, वहाँ पीएचडी अनिवार्यता नहीं रहती है। बिहार जैसे स्टेट में पहले पीएचडी के नंबर थे, अनिवार्यता थी, लेकिन अब वहाँ भी हटा रहे हैं। ठीक, तो वो नेट बेस पे होती है। उसमें आपका मास्टर्स हो, 55% के साथ आपकी मास्टर्स डिग्री हो, और आपका यूजीसी नेट हो या उस भी स्टेट का सेट हो, तो भी आप एलिजिबल होते हैं। जैसे एमपी में तो एमपी सेट हो तो एलिजिबल होंगे। जैसे यूपी है तो यूपी चूंकि मेरी जानकारी में सेट नहीं कराता तो नेट ही लेता है, बट वहाँ एमपी का सेट मान्य नहीं होगा, नेट वहाँ पे चलेगा। नेट पूरे ऑल ओवर इंडिया में मान्य होता है। ठीक है, तो कॉलेज कैडर की वैकेंसी में अधिकांशतः राज्यों में अपवाद छोड़ दीजिए, तो आपके पास मास्टर्स डिग्री, एम ए, एम एस सी, एम कॉम जो भी है आपका, वो हो 55% के साथ। जनरल कैटेगरी, रिजर्वेशन कैटेगरी संबंधित स्टेट का, उसके छूट होती है 50%। ठीक है, अदर स्टेट वाले जनरल में चूंकि आते हैं तो 55% के साथ ही माने जाएंगे मास्टर डिग्री में, और आपके पास नेट हो तो आप एलिजिबल हैं। कुछ स्टेट में क्या है कि अपेयरिंग है आप एमए में, फाइनल ईयर में है तो भी मान्य है। कुछ स्टेट क्या करते हैं कि आपका फाइनल हो जाना चाहिए, रिजल्ट आना चाहिए। जैसे एमपी है, इनको रिजल्ट पूरा चाहिए, लेकिन जैसे राजस्थान है तो अपेयरिंग में ले लेते हैं। ठीक, बट आपके पास नेट या सेट हो और आप मास्टर्स कर चुके हो, मास्टर अफेयरिंग में हो, तो आप वहाँ पे एलिजिबल होते हैं। ये कॉलेज कैडर की वैकेंसी, वहाँ पीएचडी अनिवार्य नहीं है। और अधिकांशतः स्टेट में पीएचडी के एक्स्ट्रा नंबर भी नहीं है। जो बड़े स्टेट जो जानकारी है मेरे, जैसे राजस्थान है, यूपी है या एमपी है, हरियाणा है, तो पीएचडी के उनके नंबर नहीं है कि पीएचडी है तो आपको एक्स्ट्रा नंबर मिले। ठीक है, गेस्ट फैकल्टी के रिजर्वेशन कहीं कहीं जो है, जैसे एमपी में है या कहीं भी है, वो अलग मसला है। ठीक, ये तो हो गई कॉलेज कैडर की वैकेंसी की, वहाँ पीएचडी अनिवार्यता नहीं है, केवल मास्टर डिग्री और नेट चाहिए। अब आते हैं यूनिवर्सिटीज में जो वैकेंसीज होती हैं, चाहे सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो चाहे स्टेट यूनिवर्सिटी हो। देश भर में जितनी भी सेंट्रल और स्टेट यूनिवर्सिटी हैं, वहाँ लगभग मुख्य इंटरव्यू ही है, इंटरव्यू के आधार पर ही चयन होता है। ठीक है, कुछ जगहों पर लिखित परीक्षाएं की जाती हैं, वो एक तरीके से फॉर्मेलिटी है ना, बहुत वो स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं होती हैं। जो परीक्षाएं होती हैं वो यूनिवर्सिटी पर निर्भर करती है, संबंधित अगर यूनिवर्सिटी का कोई कॉलेज विशेष है तो कॉलेज पर निर्भर है। जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी मान लीजिए, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी का अलग अलग कॉलेज वाइज वैकेंसी निकलती है, चूँकि कॉलेजों का समूह है दिल्ली यूनिवर्सिटी, तो कॉलेजों की अलग अलग सीटें निकलती हैं, तो वहाँ अब एग्जाम होने लगा, कुछ फॉर्मेलिटी है वो एक तरीके से ना। बाकी मेन है इंटरव्यू। तो पूरे सेंट्रल यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी में इंटरव्यू के आधार पर ही वैकेंसियाँ होती हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर की, एसोसिएट की, प्रोफेसर सब की। तो इसीलिए अक्सर वे सवालों के घेरे में भी रहती हैं। भाई भतीजावाद, जातिवाद, अपनावाद, परायावाद, वैचारिवाद, वामपंथ, दक्षिणपंथ, सबके आरोप लगते रहते हैं। ठीक, क्योंकि जहाँ इंटरव्यू बेस पे होना है वहाँ ऊपर नीचे चीज़ें होती ही हैं, और फिर अपने हिसाब से लोग अपने लोगों को भरते हैं उस पर। विपक्षी जो इनका नहीं हुआ या जो विपक्ष में वो आरोप लगाते हैं, ये सामान्य प्रक्रिया है, ये चलती रहती है। ठीक है, बट है पूरा इंटरव्यू पे ही बेस करता है। हाँ, अब मेन है कि वहाँ पीएचडी अनिवार्य है कि नहीं है।
तो यूजीसी के हिसाब से अनिवार्य नहीं है, ठीक है। से दिल्ली यूनिवर्सिटी ने बीच में छूट दे दी थी पीएचडी से। अब ये यूजीसी ने यूनिवर्सिटियों पर छोड़ रखा कि आप रेगुलेशन कैसे बनाते हो। कुछ यूनिवर्सिटियाँ जैसे क्या करती हैं कि वहाँ पे एक्सपीरियंस भी चाहिए आपको। जैसे जेएनयू में है, जेएनयू में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जहाँ तक मेरी जानकारी है तो एक्सपीरियंस चाहिए होता है। आप 5 वर्ष 10 वर्ष कुछ है कहीं पढ़ा के आए हो ना असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, ठीक है। पर जैसे ड्यू में बीच में छूट दे दिया था कॉलेज जो भी हुआ, विभागों में वैकेंसी हुई, केवल नेट उनको चाहिए था, पीएचडी पूरी भी नहीं ले रहे थे वो लोग, ठीक। तो ठीक ठाक नेट वाले हुए जिनके पीएचडी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में थे, वो लोग हो गए। काफ़ी लोग हैं मेरे परिचित में भी, कई लोग हैं ऐसे हैं जिनको मैं जानता हूँ, ठीक। बट अभी ड्यू ने भी हटा दिया और पीएचडी का मार्क्स लेने लगे। तो अनिवार्यता सिर्फ नेट की है। कुछ यूनिवर्सिटीज अपने हिसाब से पीएचडी लागू कर देती हैं, कुछ नहीं करती, ठीक। लेकिन उसमें क्या है कि एपीआई सिस्टम होता है यूनिवर्सिटियों में। अधिकांश यूनिवर्सिटियां एक सीट पर 40 बच्चों को इंटरव्यू के लिए बुलाती हैं, ठीक है। और जब 40 कैटेगराइज करना है तो फिर एपीआई बनता है। एपीआई में क्या होगा, यूजी पीजी के मार्क्स, पीएचडी के मार्क्स, यूजीसी नेट जेआरएफ के मार्क्स, आपके रिसर्च पेपर्स के मार्क्स, आपके बुक में चैप्टर हैं, बुक आपने एडिटर हो बुक के, आप बुक राइटर हो, उसके मार्क्स, संगोष्ठियाँ आपने कितनी अटेंड की हैं, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय, उन सब के मार्क्स, ये सब जुड़ते हैं तो आपका ये एपीआई स्कोर बनता है। 100 स्कोर एपीआई हो गया, उसमें सारी चीज़ें ये शामिल होती हैं। उसके आधार पर फिर एक सीट पर अगर 40 बच्चे बुला रहे हैं तो जब उसका हाई एपीआई होगा उसी को बुलाएंगे। तो जिसने पीएचडी पूरी की है तो एपीआई 30 नंबर पीएचडी का अकेले ही उसी से मिल जाता है, ठीक है। एपीआई स्कोर में जिसका पीएचडी है और जिसका नहीं है उसको 30 नंबर का अंतर अपने आप आ जाएगा, क्योंकि जेआरएफ का होता है 10 नंबर, नेट का होता है एपीआई में 8 नंबर, ठीक है। और रिसर्च पेपर वगैरह कहीं 3 कहीं 4 जो ही मानने होते हैं तो 8-10 नंबर उसका हो जाता है। लेकिन पीएचडी में गैप कितना है, डायरेक्ट 30 नंबर मिल जाता है। आपका जेआरएफ है तो भी बात 10 नंबर ही पाएंगे, लेकिन पीएचडी वाला 30 नंबर पा जाएगा। तो वो चीज़ें एपीआई स्कोर आपका प्रभावित होता है। इस वजह से सेंट्रल यूनिवर्सिटी में अक्सर लोग पीएचडी वाले ही पहुंचते हैं, क्योंकि वहाँ पे एपीआई के आधार पर एक सीट पर 40 बच्चे ही वो इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं, एग्जाम लेके फिर छटनी करते हैं, ठीक है। एग्जाम फॉर्मेलिटीज है, नियुक्तियाँ उसी के आधार पर होती हैं डायरेक्ट इंटरव्यू पर। जब भी डायरेक्ट इंटरव्यू होगा तो मान के चले का रेफरेंस रिसोर्सेज सोर्सेज सब कुछ लगेंगे ही लगेंगे। उसमें कितनी सत्यता है ईश्वर जाने या वो यूनिवर्सिटी जाने, बट ये चीज़ें भी चलती रहती हैं, आरोप प्रत्यारोप ये चलते रहते हैं, ठीक है। तो लीगली आपकी एपी के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए पीएचडी की अनिवार्यता नहीं है, बट सेंट्रल यूनिवर्सिटियों स्टेट यूनिवर्सिटियों में एपीआई सिस्टम होने की वजह से पीएचडी आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाती है। जबकि कॉलेज कैडर्स में केवल नेट या सेट के आधार पर आप एपी की वैकेंसी में बैठ सकते हैं, पेपर देने, इंटरव्यू में जाएंगे, क्लियर करेंगे और आप आराम से ज्वाइनिंग कर सकते हैं हम लोगों जैसे, ठीक है। पीएचडी चल रही है और हम यहाँ पे नौकरी अपनी कर रहे हैं, ठीक है। कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने पीएचडी में एडमिशन नहीं लिया, केवल नेट के आधार पर सिलेक्ट हुए हैं, उनमें बहुत दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं है, कई सारे बच्चों का सवाल होता है कि हम पीएचडी नहीं कर रहे हैं सर, क्या इंटरव्यू में कम मार्क्स मिलेंगे? बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप नहीं कर रहे हैं तो हो सकता है सवाल बन जाए आपसे कि आपने पीएचडी क्यों नहीं की। बाकी ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, वो भी तैयारी में लग सकते हैं आराम से। असिस्टेंट प्रोफेसर एमपी की एस यू बी जीडीसी आई हुई है, अलग अलग स्टेट में आती रहती है, ठीक है। तो ये इसमें जो बात थी कि नेट के आधार पर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं कॉलेज कैडर्स में आसानी से। और यूनिवर्सिटियों में क्या है कि आपकी बहुत ज़्यादा पहुँच है तो कोई बात ही नहीं है ना, आप बैकडोर से घुस जाएंगे। बट अगर नहीं तो आपकी पीएचडी है तो एपीआई के आधार पर चीज़ें मैनेज होती हैं। इसमें एक सवाल प्रोफेसर और एसोसिएट का भी है। तो नॉर्मली अगर बात करें तो आप 8 साल असिस्टेंट प्रोफेसर रह के जब बने रहते हैं तो फिर आप उसके बाद एसोसिएट के प्रमोट होने के एलिजिबल हो जाते हैं। रिसर्च पेपर वगैरह भी है, एपीआई उसमें भी देखी जाती है। और प्रोफेसर के लिए मिनिमम असिस्टेंट प्रोफेसर आप 10 साल होने चाहिए, उसके बाद आप प्रोफेसर बन जाते हैं, ठीक है। आप असिस्टेंट प्रोफेसर डायरेक्ट प्रोफेसर भी बन सकते हैं 10 साल बाद, ऐसा भी है। बट उसमें भी एपीआई वगैरह, रिसर्च पेपर वगैरह, किताबें वगैरह तमाम चीज़ें जो है वो आपकी देखी जाती हैं, ठीक है। आपका एकेडमिक परफॉर्मेंस वगैरह ये चीज़ें लीगली ठीक होना चाहिए, तो फॉर्मेलिटी तो पूरी होनी चाहिए ना। तो ये सारी मुख्य बातें। हाँ, पीएचडी के बिना आपका प्रमोशन नहीं होगा, एसोसिएट या प्रोफेसर वगैरह आप नहीं बन सकते, बच्चों को पीएचडी नहीं करा सकते, वो सारी चीज़ें अनिवार्यता आपकी होती हैं। बट आप असिस्टेंट प्रोफेसर बिना पीएचडी के भी बन सकते हैं, ठीक।